Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Shauhardo. We are starting with the fourth lecture of electrostatics, which is questions on Coulomb's law. In the last video मैंने आपको Coulomb's law बहुत ही डिटेल में फील कराया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देख लो. अगर आप फिर भी नहीं देखना चाहते तो आप डायरेक्टली इस वीडियो को भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आपने Coulomb's law एक अच्छे टीचर से पढ़ा है. ऑल्दो ये रिकमेंडेड है कि अगर आप मेरा कोई वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो उसके प्रीवियस लेक्चर से अगर कोई कनेक्शन है तो पहले वो थ्योरी पार्ट देख लो, उसके बाद ही आप प्रॉब्लम्स में जंप करो. पॉइंट नंबर 2, हु कैन वॉच दिस वीडियो? दिस वीडियो कैन बी वॉच्ड बाई दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड, नीट एज वेल एज जेई. हम बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस लेने वाले हैं एंड उसके बाद हम नीट एंड जेई लेवल को भी टच करने वाले हैं. जो पॉइंट नंबर 3 है, मैं ये नहीं चाहता कि मेरा कोई स्टूडेंट इस वीडियो को जस्ट खाना खाते हुए या सोते हुए जस्ट एज अ मूवी देखे. मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा अपने सामने एक कॉपी एंड पेन रखना चाहिए, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करना चाहिए एंड खुद अटेम्प्ट करने के बाद ही मेरा सोल्यूशन देखना चाहिए. देखिए, ऐसा भी मत करना कि आप बस खुद अटेम्प्ट कर रहे हो एंड अगर आंसर मैच हो गया तो आप मेरा सोल्यूशन नहीं देख रहे हो, उसको स्किप कर रहे हो. क्योंकि अगर आप मेरा सोल्यूशन देखोगे तो आपको मेरा थॉट प्रोसेस पता चलेगा, मेरे से प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स पता चलेंगे कि मैं एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कैसे ब्रेक कर सकता हूँ. एंड ऐसा हो सकता है कि शायद मेरा अप्रोच आपसे बेटर हो, कुछ केसेस में आपका भी बेटर हो सकता है, बट इफ यू सी माई अप्रोच देन यू विल गेट द प्रॉपर फील ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर आई डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं. टू इक्वल पॉइंट चार्जेस, देखिए दो इक्वल पॉइंट चार्जेस है मेरे पास. क्या है? टू इक्वल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन वैक्यूम. सो टू इक्वल पॉइंट चार्जेस है. देखिए, जब मैं क्वेश्चंस को रीड कर रहा हूं कैसे मैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अपने माइंड में हाईलाइट कर रहा हूं. अच्छा, दो इक्वल पॉइंट चार्जेस है, कितने डिस्टेंस में रखा है? 10 मीटर डिस्टेंस में रखा है इन वैक्यूम. बहुत अच्छी बात है, वैक्यूम है तो कोई मीडियम का इफेक्ट तो नहीं आएगा. चलो, if electrostatic force between them is 0.9 Newton, then find the magnitude of charges. मैं फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूं सो दैट जो बिगिनर्स है बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जिसको फिजिक्स के न्यूमेरिकल से डर लगता है, उनको भी पता चले कि स्टेप बाय स्टेप कैसे किसी फिजिक्स के न्यूमेरिकल को तोड़ा जाता है. चलो, टू इक्वल पॉइंट चार्जेस. सो दो पॉइंट चार्जेस लेते हैं. सबसे पहली बात, मैं सिचुएशन को ड्रॉ करता हूं. बिना सिचुएशन ड्रॉ किए जितना भी इजी न्यूमेरिकल हो मैं सॉल्व नहीं करता. आप बोलेंगे भैया ये तो बहुत फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R² लगा लो. नहीं, देखिए, अगर आप बहुत बार स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं कि भैया हमसे ना टफ क्वेश्चंस या जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस वो नहीं बनता. वो इसलिए नहीं बनता क्योंकि छोटे से क्वेश्चन में आप थॉट नहीं देते, छोटे क्वेश्चन को डायरेक्टली कर लेते हो एंड बड़े क्वेश्चन में आप सोचते हो कि इसको कैसे सोचूं. अगर आपको थिंकिंग डेवलप करना है ना, आपको यू शुड स्टार्ट स्मॉल. छोटे छोटे क्वेश्चंस को ब्रेक करके, सिचुएशन को फील करके, उसके बाद ही फॉर्मूला लगाना. सो स्टेप नंबर 1 इज आपको हर एक सिचुएशन को ड्रॉ करना है कि उसका फिजिकल सिचुएशन क्या है, उसके बाद ही सोचना है कि फॉर्मूला क्या लगेगा. टू इक्वल पॉइंट चार्जेस, तो मैंने दोनों चार्जेस को क्यू मान लिया. अच्छा, कितने डिस्टेंस में रखे हुए हैं? 10 मीटर डिस्टेंस में रखे हुए. इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मुझे गिवन है F इज इक्वल टू 0.9 न्यूटन. तो आपको बताना है कि ये जो इक्वल पॉइंट चार्जेस है उनका मैग्नीट्यूड क्या है. एक डाउट आपके माइंड में क्या आ सकता है, भैया जो दो इक्वल पॉइंट चार्जेस बोला है बस उनका मैग्नीट्यूड इक्वल बोला है, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है. हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है. अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा. अगर दोनों पॉजिटिव है तो उनके बीच में रिपल्शन होगा. तो भैया आपने दोनों पॉजिटिव क्यों माना? देखिए, मैंने कुछ भी नहीं माना, मैंने तो इसको क्यों बोला, उसको भी क्यों बोला. मैं उसको माइनस क्यों भी बोल सकता था, क्योंकि कुछ भी नहीं गिवन है तो मैंने क्यों बोला. एनीवेज, जब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R², मुझे सिर्फ चार्जेस का वैल्यू पुट करना पड़ेगा. अगर ये पॉजिटिव, ये 10 कूलम है, ये -10 कूलम है, तो मुझे 10 एंड 10 ही पुट करना पड़ेगा, क्योंकि कूलम्स लॉ के फॉर्मूले में हम सिर्फ चार्जेस का मैग्नीट्यूड पुट करते हैं. इसलिए टू इक्वल पॉइंट चार्जेस बोला है. दोनों का नेचर क्या है दैट डज नॉट मैटर इन दिस क्वेश्चन, राइट. सो दिस इज माय सिचुएशन. सो मुझे अब लिखना चाहिए कि गिवन क्वांटिटीज क्या क्या है मेरे पास. पहले मैंने सिचुएशन को फील किया. गिवन क्वांटिटीज क्या है? फोर्स का वैल्यू इज 0.9 न्यूटन. उसके बाद डिस्टेंस का वैल्यू कितना? डिस्टेंस का वैल्यू इज 10 मीटर. एंड क्या फाइंड आउट करना है?
मुझे चार्ज फाइंड आउट करना है, Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज हाउ आई ब्रेक डाउन अ क्वेश्चन। सबसे पहली बात मैं फिजिकल सिचुएशन को दिखाता हूँ, सिचुएशन है ये, फिर उसके बाद सारे गिवन क्वांटिटीज को लिखता हूँ एंड जो फाइंड आउट करना है उसको एक क्वेश्चन मार्क डालता हूँ। स्टेप नंबर 2, देखो क्या सारे क्वांटिटीज अपने एसआई यूनिट में है? हाँ, सारे क्वांटिटीज एसआई यूनिट में है। अब आप फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है? Q एंड Q है, बिल्कुल। सो ये Q1 इंटू Q2 क्या आ जाएगा? Q स्क्वायर। सो इट कम्स आउट टू बी F इज इक्वल टू के Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब बस वैल्यूज पुट कर दो, मैं एक पेज ऐड कर रहा हूँ। ओके, सो F फोर्स इज 0.9, K इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। सो दिस इज 10 इंटू 10। सो यहाँ से क्या आ रहा है? यहाँ से अगर मैं इसको इधर भेज दूँ, सो Q स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 0.9 इंटू 10 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9। अब अगर ये पॉइंट काट दूँ तो क्या 10 नीचे आ जाएगा? बिल्कुल। 9 ने 9 को मार दिया, 10 ने 10 को मार दिया। ये 10 की पावर 9, जब इधर 10 की पावर 1 है, ऊपर 10 की पावर 1 है, नीचे 10 की पावर 9 है। 10 की पावर 9 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -8 हो जाएगा। सो क्या Q स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 10 की पावर -8? बिल्कुल। एंड अगर हम Q निकालेंगे दैट इज रूट ओवर 10 की पावर -8, दैट इज 10 की पावर -4 कूलम। सो आपको तो वही पूछा था क्वेश्चन में, क्या देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज? सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज? द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज 10 की पावर -4 कूलम। सो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन वाज अ सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है, आप कर सकते हो। चलिए लेट अस लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। टू अननोन नॉन जीरो पॉइंट चार्जेस। अच्छा, टू अननोन नॉन जीरो पॉइंट चार्जेस, इतना भारी शब्द। मतलब जो चार्जेस आपको गिवन है ना क्वेश्चन में, वो अननोन है, उनका वैल्यू क्या है मुझे पता नहीं। वो 2 कूलम 3 कूलम भी हो सकता है, 5 कूलम -3 कूलम, 5 कूलम 9 कूलम, 1500, कुछ भी हो सकता है। बट चार्जेस तो पॉइंट चार्जेस है। अगर पॉइंट चार्जेस क्वेश्चन में लिखा है, इसका मतलब कूलम्स लॉ तो वैलिड है, इसका मतलब कूलम्स लॉ तो वैलिड है। एनीवेज अभी तो हम क्वेश्चंस ऑन कूलम्स लॉ ही ले रहे हैं, बट एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? पॉइंट चार्जेस के लिए एंड स्पेरिकल चार्जेस के लिए कूलम्स लॉ वैलिड है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था टू इक्वल पॉइंट चार्जेस एनीवेज आर प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट। सो मैं ये मान लेता हूँ कि जो गिवन चार्जेस है वो तो पता नहीं, एक Q1 है एंड दूसरा Q2 है, एंड इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है। कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। मिनिमम, कम से कम फोर्स हमें चाहिए। क्या करे? चार्जेस Q1 Q2 है, डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। एक काम करते हैं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगाते हैं। भैया इससे, इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलेगा? इनके बीच का फोर्स पता चल जाएगा, कितना है? दैट इज के Q1 Q2, हमें तो पता नहीं इसका वैल्यू, आर स्क्वायर, आर मतलब 1 स्क्वायर। सो इट कम्स आउट टू बी F इज इक्वल टू के Q1 Q2। बट Q1 Q2 का वैल्यू तो अननोन है एंड हमें फोर्स तो मिनिमम चाहिए। ये तो हमें सिर्फ फोर्स मिला। फोर्स को अगर मिनिमम करना है तो क्या करना पड़ेगा? अब देखना, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ इसको, देखना। F इज इक्वल टू अगर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है, ये तो फोर्स है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्या मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए या मिनिमम फोर्स चाहिए? अगर मुझे इस फोर्स को मिनिमम करना है तो फोर्स किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? के Q1 Q2 आर स्क्वायर। के तो कांस्टेंट है, एंड इस क्वेश्चन में डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी 1 मीटर गिवन है। तो फोर्स तो इनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। फोर्स सिर्फ कौन से 2 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करेगा? चार्जेस, क्योंकि चार्जेस क्या है वो पता नहीं। अगर फोर्स को मिनिमम करना है, इसका मतलब देखो चार्जेस दोनों न्यूमरेटर में है, चार्जेस न्यूमरेटर में है एंड डिस्टेंस डिनोमिनेटर में है। अगर फोर्स को मिनिमम करना है, सो फोर्स इज समथिंग अपॉन समथिंग, तो क्या न्यूमरेटर मिनिमम होना चाहिए? मतलब इन दोनों चार्जेस दिस शुड बी मिनिमम। भैया क्या बोलना चाह रहे हो? मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मान लेते हैं कि दिस वाज द क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मुझे फोर्स चाहिए या मिनिमम फोर्स चाहिए? मुझे तो मिनिमम फोर्स चाहिए। अगर मिनिमम फोर्स चाहिए तो फोर्स किस किस के ऊपर डिपेंड? के तो कांस्टेंट, के तो के रहेगा। अगर फोर्स को मिनिमम करना है तो Q1 का जो वैल्यू होना चाहिए वो भी मिनिमम होना चाहिए।
Q2 का जो वैल्यू होना चाहिए वो भी मिनिमम होना चाहिए। एंड देखो डिस्टेंस का स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो आइडियली तो अगर फोर्स को कम करना है तो डिनोमिनेटर को ज़्यादा होना पड़ेगा, तो आइडियली तो डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए। बट इस क्वेश्चन में डिस्टेंस तो उसने फिक्स कर दिया कितना, 1 स्क्वायर, तो डिस्टेंस तो 1 स्क्वायर पुट करेंगे। अच्छा, मतलब अगर फोर्स मिनिमम चाहिए तो के है, चार्ज Q1 एंड Q2 का मिनिमम वैल्यू पुट करना है। एंड आप बताओ इस दुनिया में व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज that exists independently, that exists independently in nature। ये चार्जेस के लेक्चर में हमने देखा था, दैट इज स्मॉल e, कितना है स्मॉल e, एंड उसका वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि इसका आंसर कैसे होगा। तो Q1 का मिनिमम वैल्यू कितना, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज E, Q2 का भी E, नीचे 1 स्क्वायर। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, KE स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। E का वैल्यू आप पुट कर सकते हो, K का वैल्यू यूजुअली ऑप्शंस में ऐसे गिवन रहता है। सो एक बार फिर से बताता हूँ, 2 अननोन नॉन जीरो पॉइंट चार्जेस, क्योंकि चार्जेस अननोन है तो एक को हमने Q1 मान लिया, दूसरे को Q2 मान लिया। 1 मीटर उनके बीच का डिस्टेंस था, हमें मिनिमम फोर्स चाहिए। अगर फोर्स मिनिमम चाहिए तो क्या चार्जेस जो कि न्यूमरेटर में है उनको भी मिनिमम होना पड़ेगा, बिल्कुल। एंड मिनिमम पॉसिबल चार्ज क्या है, स्मॉल e, विच इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मैं थोड़ा पानी पी रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2010 में पूछा गया था। 2 पॉजिटिव आयंस, 2 पॉजिटिव आयंस है मेरे पास, बहुत अच्छी बात है, कैरिंग चार्ज Q, तो दोनों पॉजिटिव आयंस है एंड उनका चार्ज कितना है Q, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D। ठीक है, थोड़ा सा इसको ड्रॉ करते, जितना हमने समझा। 2 पॉजिटिव आयंस है, दोनों का चार्ज Q है, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D। चलिए, इफ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दीज आयंस, अच्छा क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव आयंस है, क्या इनके बीच में कोई रिपल्शन फोर्स होगा, क्या ये आयन इसको रिपेल करेगा विद द फोर्स F, हाँ, क्या ये भी इसको रिपेल करेगा विद द फोर्स F, हाँ, F इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द आयंस। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयंस, अरे अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था भैया। 2 पॉजिटिव आयंस, दोनों का चार्ज Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस D, उनके बीच का फोर्स F। अचानक से ये वियर्ड सा क्या आ गया, क्या पूछा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। मैं जब ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ ना, काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे ये क्वेश्चन एज अ डाउट पूछते हैं, उनको ना पता ही नहीं चलता कि पूछ क्या रहा है। अच्छा, सब सही चल रहा था, दोनों आयंस के बीच में फोर्स वगैरह लग रहा था, उनके बीच का डिस्टेंस D था, पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। मैं इस क्वेश्चन को आपको फील, एंड आंसर्स देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैं इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा फील कराता हूँ, ठीक है, फील अच्छे से समझिए। उसने बोला 2 पॉजिटिव आयंस, 2 पॉजिटिव आयंस, आयंस कैसे बने होंगे, एक्चुअली पहले शायद उनके बीच, पहले शायद 2 एटम्स थे, पहले शायद 2 एटम्स थे, 2 एटम्स ने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव आयंस बनाने ना, इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, एंड इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तो क्या बन गए, वो आयंस बन गए, क्या बन गए, आयंस बन गए, पॉजिटिव आयंस। एंड दोनों आयंस का चार्ज कितना, Q। सो एक बात समझो, जो क्वेश्चन के लैंग्वेज में गिवन नहीं है, उसने बस सिर्फ क्या बोला है, वी हैव 2 पॉजिटिव आयंस, 2 पॉजिटिव आयंस है, बट ये दोनों पॉजिटिव आयंस आए कहाँ से होंगे, किसी एटम से आए होंगे, है ना। एंड एटम का टोटल चार्ज कितना था, 0। अब ये पॉजिटिव आयंस हो गए, अब पॉजिटिव आयंस का चार्ज कितना हो गया, Q। सो एटम्स ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज किया होगा ना आयंस में कन्वर्ट होने के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, सो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, अच्छा चार्ज Q अटेंड किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू E, ये फॉर्मूला लगाओगे। यही तो पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, मिसिंग फ्रॉम ईच आयन क्यों बोला है,
मिसिंग फ्रॉम ईच आयन क्यों बोला है? बिकॉज व्हेन आयंस आर फॉर्म्ड, व्हेन आयंस आर फॉर्म्ड, एक बात बता दूं, अगर आपको मैगी स्टाइल वीडियो अच्छे लगते हैं कि 2 मिनट में किसी टीचर ने आंसर्स बता दिया बिना फील किए, तो आप मेरा वीडियो छोड़ के जा सकते हो। मैं हर एक क्वेश्चन को एकदम कोर से फील करा के, ऑल्दो टाइम उसमें ज़्यादा लगे, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन भी लिख सकता था आपके लिए, बट मैं वो नहीं करता हूँ। मैं लैंग्वेज में लिखता हूँ। लैंग्वेज में मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्टूडेंट मेरे वीडियो से कुछ सीख के जाए, कुछ लिख के जाए, दिमाग में फिट करके जाए। सो व्हेन आयंस आर फॉर्म्ड, actually when positive ions are formed, when positive ions are formed, they lose electrons, है ना, they lose electrons. कितना? how many electrons do they lose? using the formula Q is equal to Ne. चलो अब यहां से स्टार्ट होता है मेरा क्वेश्चन। इनके बीच का डिस्टेंस क्या था? इनके बीच का डिस्टेंस था D। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन पूछा है, क्या करे? इनके बीच का फोर्स दे दिया है हमने, फोर्स F है, तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लगा दे? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स तो F है, K तो K है, Q1 Q2 दोनों Q है, सो Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर मतलब D स्क्वायर हो गया। बट उसने तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, क्या Q के जगह हम Ni पुट कर दे? बिल्कुल, अब आ जाएगा ना, F इज इक्वल टू K इन प्लेस ऑफ Q कैन आई पुट Ni? अगर Q इज इक्वल टू Ni, सो Q स्क्वायर क्या आ जाएगा? N स्क्वायर E स्क्वायर, ये समझ में आता है? सो N स्क्वायर E स्क्वायर बाई D स्क्वायर। अब देखो, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था उसको हमें समझ में आ रहा है। अब N का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो अगर साइड चेंज करें, सो दिस इज F D स्क्वायर अपॉन, मतलब D स्क्वायर को हमने इधर ट्रांसफर किया, देखो D स्क्वायर को इधर ट्रांसफर किया, वो मल्टीप्लाई हो गया। अब N स्क्वायर को इधर रखते, K इधर डिवाइड हो जाएगा, E स्क्वायर इधर डिवाइड हो जाएगा, सो F D स्क्वायर divided by K E square is N square। क्या आ रहा है? कुछ ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में तो हर जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, मतलब उसने K को भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया होगा। अब तक हमें कितना आ गया? अब तक हमें इतना आ गया कि N स्क्वायर इज F D स्क्वायर अपॉन K E स्क्वायर। K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, अगर K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा। सो दिस इज, अगर एक टेम्पलेट ऐड करें, दिस कम्स आउट टू बी N स्क्वायर इज, इंस्टेड ऑफ K व्हाट कैन आई पुट? ऊपर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए अब तक क्या था, ये लिख लेते पहले। अब तक N स्क्वायर वाज F D स्क्वायर अपॉन K E स्क्वायर। नाउ इंस्टेड ऑफ K यू शुड पुट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये सब कुछ वैक्यूम में हो रहा है तो एप्सिलॉन आर नहीं आ रहा है। सो K अगर ऊपर चला गया, सो दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर। बट हमें तो N का वैल्यू फाइंड आउट करना था, सो N वाज रूट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर। अब किसी ऑप्शन में E स्क्वायर अगर बाहर गया तो E, बट अगर रूट के अंदर है तो वो E स्क्वायर। लेट्स सी किसी के साथ मैच कर रहे हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर रूट E स्क्वायर। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर रूट E स्क्वायर। सो आई थिंक ऑप्शन नंबर C इज माई करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर C इज माई करेक्ट आंसर। सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। इजी था, इजी था। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड अटेम्प्ट कर लीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। 2 point charges Q1 and Q2 exert a force F on each other when they are kept at a certain distance। अच्छा फील करें क्या? 2 point charges थे कितने? Q1 and Q2 एंड इनके बीच का फोर्स कितना? F। जब इनको एक सर्टेन डिस्टेंस में रखा गया, मान लेते हैं वो डिस्टेंस F है, डिस्टेंस R है, सो इनके बीच का फोर्स F है, सो F इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चलिए, इफ द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज हाफ्ड। अच्छा, जो दोनों पार्टिकल्स हैं उनका चार्ज को हाफ कर दिया गया एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड। ओके ओके ओके, सो व्हाट इज द न्यू कन्फिगरेशन? न्यू कन्फिगरेशन इज Q1 नहीं है, Q1/2 है, Q2 नहीं है, Q2/2 है, एंड इनके बीच का डिस्टेंस R नहीं है, 2R है। देखिए यही बोला है, ईच पार्टिकल का जो चार्ज है उसको हाफ कर दिया एंड उनके बीच का जो डिस्टेंस है उनको डबल कर दिया। अब जो न्यू फोर्स होगा वही तो पूछा है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, एंड वो
ओरिजिनल फोर्स F के टर्म्स में पूछा है। देखो ओरिजिनल फोर्स F इज K Q1 Q2 बाई R²। बिल्कुल क्लास 9-10 लेवल क्वेश्चन है, इसको इक्वेशन 1 बोलो एंड अब न्यू फोर्स निकालो। लेट्स कॉल दिस, ये सिचुएशन 2 में लगा रहे फॉर्मूला। सो F न्यू इज K Q1 कितना है, Q1 बाई 2, Q2 कितना है, Q2 बाई 2 अपॉन R²। R कितना है, यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं। अब डिस्टेंस 2R है तो सिर्फ 2R मत लिखो, 2R का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना नीचे। कूलम्स लॉ के फॉर्मूले में क्या होता है, नीचे होता है डिस्टेंस का स्क्वायर। सो पहले केस में डिस्टेंस था R, सो मैंने लिखा R का स्क्वायर। अब डिस्टेंस है 2R तो 2R का स्क्वायर। अब बस इन दोनों को डिवाइड करना है, दोनों इक्वेशंस को। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो ये कितना आ रहा है, ऊपर K Q1 Q2 बेसिक मैथ्स आता है ना, ये 2 सो ये नीचे चला जाएगा 4 एंड दिस इज ऑल्सो 4R²। दिस इज कमिंग आउट टू बी आई थिंक K Q1 Q2 अपॉन 16R²। अच्छे से लिखते हैं थोड़ा सा, दिस कम्स आउट टू बी, एक बार में लिख देते 16R²। देखिए यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 बाहर आया एंड वो 4 ऊपर 16R²। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप क्या करो, आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लो। सो इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को कैसे डिवाइड करते हैं, थोड़े से जो मैथमेटिकली वीक स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए बताता हूँ कि देखो बेटा, जो अगर आपको दो इक्वेशंस को डिवाइड करना है, सो मैंने 2 को 1 से डिवाइड किया। अब इक्वेशन 2 के लेफ्ट साइड में क्या है, F न्यू, एंड इक्वेशन 1 के लेफ्ट साइड में क्या है, F। तो पहले लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन को डिवाइड करो, F न्यू अपॉन F। अब राइट साइड को डिवाइड करो, F न्यू का वैल्यू कितना आया, K Q1 Q2 अपॉन 16R² डिवाइडेड बाई K Q1 Q2 अपॉन R²। अब ये क्या है, दिस इज समथिंग बाय समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग बाय समथिंग। ये कैसे सॉल्व होता है, पास वाले मल्टीप्लाई होके नीचे एंड दूर वाले मल्टीप्लाई होके ऊपर। भैया आप तो क्लास 12 के टीचर हो, आप ये बेसिक बातें क्यों बता रहे हो। मैं उन स्टूडेंट्स, मैं किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो है तो इंटेलिजेंट पर थोड़ा सा शायद मैथ्स वीक रह गया है, इसकी वजह से उनको डाउट आता है, तो उनके लिए बता रहा हूँ। अगर कभी ऐसा हो तो ये जो पास वाले टर्म्स है वो मल्टीप्लाई होकर नीचे रहेंगे, डिनोमिनेटर में रहेंगे, एंड जो ये वाले टर्म्स है वो मल्टीप्लाई होकर ऊपर रहेंगे। सो दिस इज, ये कितना आ रहा है, एक स्लाइड ऐड कर दो, अगर F न्यू अपॉन F, दिस इज देखो K Q1 Q2 ये ऊपर वाला, एंड इसके साथ R² चला जाएगा ऊपर, एंड नीचे कितना, K Q1 Q2 16R²। सो इसने इसको मार दिया, R² ने R² को मार दिया। सो F न्यू कम्स आउट टू बी, ये F इधर चला गया, F अपॉन 16। सो जो न्यू फोर्स है वो F अपॉन 16 आया, विच इज माई ऑप्शन नंबर D, विच इज माई ऑप्शन नंबर D। हो गया ये। एक ट्रिक बताता हूं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिसमें एक फैक्टर को चेंज किया एंड दूसरा फैक्टर क्या हुआ। इसने क्या बोला कि 2 point charges Q1 Q2 exert a force F on each other if charge on each particle is halved। आपको बस फैक्टर जो चेंज हुआ वो पकड़ना है, चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज हाफ्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, व्हाट हैपेंस टू न्यू फोर्स। इन एनी क्वेश्चन दिस विल वर्क, जहां पे एक फैक्टर चेंज किया है एंड इनिशियल का कितना टाइम्स हो गया है उतना पूछा है। तो आप बस क्या करो, अब फोर्स का फॉर्मूला लिख दो, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R², ये तो जनरल फॉर्मूला है। अब उसने क्या किया, चार्जेस को हाफ कर दिया। अगर चार्जेस को हाफ कर दिया तो इंस्टेड ऑफ Q1 पुट हाफ, इंस्टेड ऑफ Q2 पुट हाफ, बस हाफ पुट कर दो। एंड डिस्टेंस हो गया डबल, तो R की जगह 2 पुट कर दो। तो भैया K की जगह क्या पुट करें, K का वैल्यू पुट करें, नहीं, जो फैक्टर चेंज नहीं हुआ उसकी जगह 1 पुट कर दो, बिकॉज नो चेंज। K तो कांस्टेंट है ना, K में तो कोई चेंज नहीं आएगा। सो F इज इक्वल टू K की जगह 1, Q1 Q2 हाफ इंटू हाफ एंड नीचे 2 का स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग कितना आ रहा है, आई थिंक हाफ इंटू 1/4 एंड नीचे 4 1/6, तो F इज कमिंग आउट टू बी 1/16। F का वैल्यू 1/16 आ रहा है, इसका मतलब जो फाइनल फोर्स है, जो न्यू फोर्स है, वो 1/16 टाइम्स हो गया। आपको वो फाइनली सॉल्व होके वो फैक्टर ही आ जाएगा कि कौन से फैक्टर में चेंज हुआ। एम आई गेटिंग दिस? ये ट्रिक क्यों वर्क करता है,
क्योंकि आप जब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हो, सो सारे कॉन्स्टेंट्स तो कट जाते, इसलिए कॉन्स्टेंट्स की जगह मैंने 1 पुट कर दिया। एंड जो फाइनल फैक्टर्स आते हैं वो वही आते हैं जो चेंज हो रहे होते हैं, जैसे कि Q1 को मार देगा, Q2 को मार देगा, सो ऊपर भी हाफ नीचे भी हाफ, इसलिए देखो मेरे ट्रिक में भी हाफ हाफ आ गया। ठीक है, एम आई क्लियर? सो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए, 2 identical spheres having charge 16 microcoulomb and -8 microcoulomb are kept at a certain distance, then force between them is F। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं पता तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मेरे से सीखना पड़ेगा। दो आइडेंटिकल, थोड़ा सा पानी पी लूं मैं। आपके पास ना दो आइडेंटिकल स्पीयर्स हैं, ओके, हैविंग चार्ज 16 माइक्रोकूलम एंड -8 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस एंड उनके बीच का फोर्स F है। दे आर टच्ड, फिर उनको टच किया गया। किन को टच किया गया? दोनों स्पीयर्स को आपस में टच किया गया एंड उनको चुपचाप फिर से सेम डिस्टेंस। कुछ सोचना पड़ेगा भैया, ऐसे ही नहीं कर सकते। आप जो बोलते हो ना सिचुएशन ड्रॉ करके सोचते हैं, हम भी सोचते हैं वैसा। ठीक है, चलो एक स्लाइड ऐड कर लेता हूं मैं। ओके, टू आइडेंटिकल स्पीयर्स। अब ये समझना आइडेंटिकल स्पीयर्स का क्या मतलब है। आइडेंटिकल स्पीयर्स का क्या मतलब है? आइडेंटिकल मतलब उनका शेप सेम है। शेप एंड साइज सेम एक्चुअली। शेप एंड साइज इज सेम। एंड शेप एंड साइज अगर सेम हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उनका जो रेडियस है दैट इज सेम। रेडियस इज सेम। सो टू आइडेंटिकल स्पीयर्स हैविंग चार्ज 16 माइक्रोकूलम एंड -8 माइक्रोकूलम। सो मान लेते हैं इसका चार्ज है 16 माइक्रोकूलम, इसका चार्ज है -8 माइक्रोकूलम। दोनों स्पीयर्स आइडेंटिकल है, सो दोनों का रेडियस r मान लेते हैं सेम है। अब इनको क्या किया गया? इनको एक सर्टेन डिस्टेंस में रखा गया। मान लेते हैं इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल r। दे आर टच्ड। जब टच किया जाएगा ना, जब इनको टच किया जाएगा तब क्या होगा? व्हेन दे आर टच्ड, जब 16 माइक्रोकूलम वाले स्पीयर को -8 माइक्रोकूलम वाले स्पीयर से टच किया जाएगा तब क्या होगा? तब ये जो चार्जेस है ना, ये चार्जेस आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मतलब कुछ चार्जेस यहां से यहां, कुछ चार्जेस यहां से यहां, कुछ ना कुछ होगा, जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। अब आपको अगर पोटेंशियल नहीं पता, एंड ये मैं कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए, एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट क्या है? चलिए एक बार देखते हैं कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट सेज दैट चार्जेस get divided in the ratio of their radius. We can prove this fact. Right now I'm not doing it, I'm just using it. तो जो चार्जेस डिवाइड होंगे ना, वो कौन से रेशियो में डिवाइड होंगे? इन द रेशियो ऑफ द रेडियस। अब इन दोनों स्पीयर्स का रेडियस तो सेम है। एंड मैं जो क्वेश्चंस लेने वाला हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो सारे आइडेंटिकल स्पीयर्स होंगे। अगर आइडेंटिकल स्पीयर्स होंगे ना, तो आपको क्या करना है? आप पहले फाइंड आउट कर लो टोटल चार्ज, आप पहले फाइंड आउट कर लो नेट चार्ज। नेट चार्ज कितना है? 16 प्लस -8 विच इज 8 माइक्रोकूलम। तो आप क्या कर दो, मान लो ये स्पीयर ए था, मान लो ये स्पीयर बी था, ये ए था, ये बी था। अब फाइनल चार्जेस क्या हो जाएंगे? फाइनल चार्जेस हो जाएंगे हाफ हाफ, क्योंकि चार्जेस विल गेट डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ द रेडियस तो दोनों का सेम है, मतलब चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मतलब कंसेप्ट में मैं ये ऐड कर सकता हूं, अगर आइडेंटिकल स्पीयर्स है मेरे पास अगर आइडेंटिकल स्पीयर्स है, तो जो चार्ज ऑन ईच स्पीयर होगा, वो नेट चार्ज का आधा होगा। ठीक है, मतलब हाफ, मतलब यहाँ पे 2 स्पीयर्स है इसलिए ये, मतलब क्यू नेट अपॉन एन होगा। एक्चुअली एन इज द नंबर ऑफ स्पीयर्स। अगर दोनों में डिवाइड करो तो 2,
3 तो 3, एम आई क्लियर? सो फाइनल चार्जेस कितना होगा, इसमें भी 4 माइक्रोकूलम, इसमें भी 4 माइक्रोकूलम। 4 क्यों, नेट चार्ज कितना था 8 का हाफ इज 4, दिस इज पियर ए एंड दिस इज पियर बी। एंड फाइनली क्या किया गया, दे आर टच्ड, टच करने के बाद क्या हुआ, चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट हुए। एंड चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूशन करना मैंने आपको सिखाया, नेट चार्ज निकाल लो एंड हाफ ऑफ कर दो। अगर स्पीयर्स आइडेंटिकल है, बी केयरफुल, हमेशा नहीं, अगर आइडेंटिकल नहीं होते तो रेडियस के रेशियो में डिवाइड करते। कैसे, मतलब अगर मान लेते कि ये वाला Q1 था, ये Q2 था, सो आप बोलते Q1 बाई Q2 रेडियस का रेशियो मतलब 1:1। सो Q1 क्या हो जाता, हाफ ऑफ टोटल, हाफ ऑफ टोटल मतलब हाफ ऑफ 8, एंड Q2 क्या हो जाता, हाफ ऑफ टोटल, हाफ ऑफ 8, देखिए 4 आ गया। अगर ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड होता, सो ये 1/3 इंटू 8, ये 2/3 इंटू 8, सो ऐसे डिवाइड हो जाता, जो बेसिक मैथ्स के थ्रू आपको पता है। जब वो आएंगे तब हम कर लेंगे। नाउ दे आर प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस, ये दो स्पीयर्स जो है, अब इनको फिर से सेम डिस्टेंस में रख दिया। अब इनका चार्ज कितना है, 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम। फिर ये नेगेटिव होगा क्या, नहीं ये नेगेटिव नहीं होगा। देखना, ऐसा मत सोचना कि ये नेगेटिव है तो इसका भी नेगेटिव होगा, नहीं, क्योंकि हमने तो डिवाइड किया एंड टोटल चार्ज तो प्लस में आया 4 माइक्रोकूलम। सो फाइनल चार्जेस हाफ ऑफ मतलब +4 एंड +4 एंड दे आर प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस। अब क्या पूछा है, अब पूछा है कि उनके बीच का फोर्स पहले के कंपैरिजन में कितना हो जाएगा। अब पहले फोर्स निकाल लो, फिर पहले फोर्स निकाल लो, F पहले कितना है, Q1 फर्स्ट चार्ज 16, सेकेंड चार्ज 8। भैया आप माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट नहीं कर रहे, नहीं एक्चुअली मैं रेशियो लूंगा, यहाँ पे भी जब मैं फोर्स लिखूंगा इनको भी माइक्रोकूलम में यूज़ करूंगा, तो जब रेशियो लूंगा तो माइक्रो कट जाएंगे, अपॉन r², जिसमें इक्वेशन नंबर 1। अब जो न्यू फोर्स फाइंड आउट करना है, न्यू फोर्स दैट इज Q1 कितना 4 अपॉन r², इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, यू शुड गेट योर आंसर। सो आई एम डिवाइडिंग 2 अपॉन 1, दैट मीन्स F न्यू अपॉन F। सो न्यू फोर्स कितना है, न्यू फोर्स इज K4 अपॉन r²। पहले कितना था, K16 8, -8 क्यों नहीं पुट किया भैया, क्योंकि हम सिर्फ वैल्यूज पुट करते हैं r²। देखो ये r² ने इस r² को मार दिया, इस K ने इस K को मार दिया, सो 4 2 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। सो F न्यू अपॉन F comes out to be, I think this is 1/8 if I have done my calculations correctly। ये 4 4 times, ये 4 2 times, so this is 8। Is this clear? Okay, so I think new force is coming out to be F upon 8, which is my option number C, option number C। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 equally charged identical small balls kept some distance apart exert force F on each other। फील कर लेते, 2 equally charged identical, 2 equally charged है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब टोटल का आधा होना चाहिए। स्मॉल बॉल्स kept at some distance apart exert a force F on each other। सो ले लेते, स्मॉल बॉल्स बोले इसलिए पॉइंट चार्ज नहीं ले रहे, इक्वली चार्ज है। सो इसका चार्ज अगर Q, इसका चार्ज अगर Q, इनके बीच का डिस्टेंस R, सो इसका फोर्स कितना F इज इक्वल टू K² अपॉन r²। इतना तो हमने प्रैक्टिस से देख ही लिया। चलिए, अ सिमिलर अनचार्ज्ड बॉल आफ्टर टचिंग वन ऑफ देम इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट। एक सिमिलर अनचार्ज्ड बॉल लेके आइए, ओके, आफ्टर टचिंग वन ऑफ देम, किसी एक से उसको टच कराइए, किसी एक से उसको टच कराइए, एंड फिर उसको रख दीजिए इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीज 2 बॉल्स। अच्छा, देखिए इनिशियली हमारे पास 2 बॉल्स थे, चार्ज Q। अब क्या हुआ, टच करना है किसके साथ, देखिए ये Q एज इट इज था। हमें क्या करना है, एक अनचार्ज्ड बॉल लेके आए हम लोग, अनचार्ज्ड, जिसका चार्ज 0 था, एंड इसको टच करा दिया। टच करने के बाद का कंडीशन क्या होगा, इसको हटा देते, किसी एक से टच किया, टच करने के बाद का कंडीशन क्या होगा, टोटल चार्ज कितना Q + 0। देखिए टच करने के बाद का कंडीशन
नेट चार्ज कितना, नेट चार्ज इज क्यू, सो हाफ ऑफ हो जाएगा दोनों में। मान लेते ये स्पीयर ए था, ये स्पीयर बी था, सो दिस इज स्पीयर ए से टच करा है, तो अब स्पीयर ए का चार्ज कितना हो गया, स्पीयर ए का चार्ज इज Q/2, एंड ये जो अनचार्ज था वो अनचार्ज का भी चार्ज कितना हो गया, मान लीजिए C है, ये भी Q/2 हो गया, इसको तो मिड पॉइंट में रख दिया, सो दिस इज C, इसको तो मिड पॉइंट में रख दिया Q/2, एंड जो B है वो एज इट इज आज भी Q है, दिस डिस्टेंस इज R/2 एंड दिस डिस्टेंस इज R। भैया हमें ये क्वेश्चन थोड़ा कम समझ आया, मैं समझाता हूँ। इनिशियली आपके पास क्या था एंड फाइनली क्या हुआ, एक बार फिर से देखते हैं। टू इक्वली चार्ज आइडेंटिकल स्मॉल बॉल्स, क्या मेरे पास दो इक्वली चार्ज आइडेंटिकल स्मॉल बॉल्स हैं जिनके बीच का डिस्टेंस r है एंड उनका फोर्स F है, F इज इक्वल टू K/Q²/R²। इन डाउट? नो। अ सिमिलर अनचार्ज बॉल, क्या आप एक अनचार्ज बॉल C को लेके आए हैं? बिल्कुल। आफ्टर टचिंग वन ऑफ देम आपने A से क्यों टच कराया, B से नहीं करा सकते थे? बिल्कुल B से भी करा सकता था, मैंने A के साथ टच कराया। टच करने के बाद चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे एंड क्योंकि बॉल्स बिल्कुल आइडेंटिकल है, सो टोटल चार्ज कितना उनका, एक के पास तो Q था, C वॉज अनचार्ज इसलिए उसका चार्ज 0 है, टोटल कितना Q+0 Q, सो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। समझ में आया? B को तो हमने छुआ ही नहीं इसलिए B का चार्ज एज इट इज है, एंड उसको कहाँ रख दिया, इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीज टू बॉल्स। क्या मैंने मिड पॉइंट में रख दिया? हाँ। फोर्स एक्सपीरियंस बाय द थर्ड बॉल, अब बताओ थर्ड बॉल ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, एंड सारे ऑप्शंस F के टर्म्स में है, मतलब F इज माई ओरिजिनल फोर्स, जब पहले था F इज K/Q²/R²। अब बताओ थर्ड इसने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया। अब क्या ये वाला जो B है, क्या B C को रिपेल करेगा विद सम फोर्स? हाँ। क्या A भी C को रिपेल करेगा विद सम फोर्स? हाँ। अब कौन सा फोर्स ग्रेटर है, कौन सा फोर्स स्मॉलर है, वो तो कैलकुलेट करके ही पता चलेगा। चलिए देखते हैं, हम क्या फाइंड आउट करते हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय B ऑन C, ऐसे लिखते हैं, फोर्स अप्लाइड बाय B ऑन C, C के ऊपर टोटल फोर्स निकालना है ना, ओके। ये कितना होगा, Q1 Q2, B एंड C के बीच में निकाल रहे हैं, Q1 Q/2 एंड R², R कितना है, R/2 का होल स्क्वायर। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आई थिंक K/Q², ये 2 नीचे आया, एक R² एंड एक 4 ऊपर गया, अगर अच्छे से कैलकुलेट करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 2K/Q²/R²। अब आपको पता है कि 2K/Q², सॉरी सिर्फ K/Q²/R² कितना था, F था, सो दिस फोर्स कम्स आउट टू बी 2F। मतलब B ने C को कितने फोर्स से रिपेल किया, 2F। इतना समझ आता है? अब फोर्स अप्लाइड बाय A ऑन C देखते हैं, फोर्स अप्लाइड बाय A ऑन C, फॉर्मूला क्या होगा, K/Q1, A एंड C, Q1 Q2 दोनों Q/2 R² मतलब डिस्टेंस R/2 का स्क्वायर, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है K/Q²/4 R² एंड ऊपर भी 4 अगर अच्छे से कैलकुलेट करोगे, सो K/Q²/R² दैट इज F। अच्छा, इसका मतलब इस Q ने इसको रिपेल किया, इसने इसको रिपेल किया विद 2F एंड इसने इसको रिपेल किया विद F। तो बताओ नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा ऑन C। C को देखो, C का हालत क्या है, C जो है ना, C को इधर तो फोर्स मिला 2F एंड इधर फोर्स मिला F, तो बताओ नेट फोर्स कितना, नेट फोर्स इज 2F माइनस F, 2F माइनस F दैट इज F। एंड डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट। अगर इसको एक्स एक्सिस मानो, एक्स एक्सिस में हम एनीथिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस को आई कैप बोलते हैं, एनीथिंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस को माइनस आई कैप बोलते, थोड़ा सा वेक्टर आता है तो बताओ ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन अगर ये आई कैप में लिखे तो इट इज माइनस आई कैप डायरेक्शन में। सो व्हाट इज द नेट फोर्स, द नेट फोर्स इज F, विच इज माई ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C। हो गया इतना, नोट डाउन कर लो इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 point charges repel each other with a force of 100 Newton. If one of them is increased by 10%, अच्छा एक को 10% बढ़ा देंगे,
एंड अदर इज रिड्यूस्ड बाय 10%, न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी। सारे सेम टाइप के क्वेश्चंस है। अब ये जो दो पॉइंट चार्जेस है ये रिपेल करते हैं ईच अदर को विद अ फोर्स 100 न्यूटन। वन ऑफ देम इंक्रीज्ड बाय 10%, other is reduced by 10%. What is the force, new force of repulsion? Okay. अब जो इनिशियली आपने पॉइंट चार्जेस लिया वो कितने हैं वही तो गिवन नहीं है, तो आप बोलोगे भैया उसमें क्या है, एक को Q1 मान लो, एक को Q2 मान लो। बट मैं ये बोलना एक आपको चीज़ सजेस्ट करना चाह रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन में अगर एक को 10% बढ़ा रहा है ना, अगर आप ऐसे मानोगे इसको Q1 इससे Q2 आ तो जाएगा आंसर, तो इसको 10% बढ़ाओगे, सो 10% बढ़ाओ, इसको 10% ऑफ Q1 थोड़ा कैलकुलेट करो, इसको 10% घटाओ, 10% ऑफ Q2 घटाओ, थोड़ा कैलकुलेट करो। इसलिए अ प्रो टिप दैट आई विल गिव यू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इज, अगर किसी क्वेश्चन में परसेंटेज है तो आप जो इनिशियल वाला लेट करोगे ना वो 100 लेट करोगे। इन क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज ऑलवेज अज्यूम इनिशियल क्वांटिटी, जो भी इनिशियल क्वांटिटी है इधर चार्ज है, एज 100। अब आपको कैसे पता भैया दोनों पॉइंट चार्जेस 100 ही है, मुझे नहीं पता, मैं तो वो लेट कर रहा हूं। तो भैया आप कुछ भी मान लोगे तो आंसर आएगा क्या? आंसर बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपको तो इनिशियल फोर्स एंड फाइनल फोर्स का रेशियो निकालना है। जब न्यू फोर्स निकालना है तो इनिशियल एंड फाइनल का रेशियो ही तो लेना है, तो उधर 100 कट जाएंगे। भैया समझ में नहीं आ रहा, करके दिखा रहा हूं। मैं ये मान रहा हूं कि लेट दिस चार्ज भी 100 कूलम एंड दिस चार्ज भी 100 कूलम, ये मैंने बस माना। सो 2 पॉइंट चार्जेस बोला, मैं दोनों को 100 मान लिया। रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स 100, अच्छा फोर्स भी 100 है, चलो कोई बात नहीं। इनके बीच का डिस्टेंस को कुछ मान लेते हैं r, एंड इनके बीच का फोर्स कितना है 100 है। सो F तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। सो 100 इज K को K मानने दो, K 100 बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन 1 दे दो, कुछ मत करो, इक्वेशन 1 दे दो। अब क्या हुआ, एक चार्ज को इंक्रीज कर दिया गया 10% से। सो पहले जो 100 कूलम था, अगर उसको 10% इंक्रीज करेंगे, 10% इंक्रीज करेंगे तो कितना होगा? ये तो मेरा फायदा है। अगर 100 को 10% इंक्रीज करेंगे तो कोई भी बता देगा कि 110 हो गया। अरे 100 को 10% इंक्रीज करो, अब दूसरे चार्ज को 10% डिक्रीज करो, 100 को 10% डिक्रीज करो तो चार्ज का वैल्यू कितना हो गया? 90 कूलम। इनके बीच का डिस्टेंस अभी भी क्या है? न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन एट सेम डिस्टेंस को सेम रखने बोला है। आज इनके बीच का डिस्टेंस r है, एंड आपको बोला है इनके बीच में फोर्स कितना होगा? F न्यू कितना हो जाएगा? K 110 90 अपॉन आर स्क्वायर। बस अब क्या करो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। चलिए देखते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दे। सो F न्यू अपॉन F कितना हो जाएगा? F न्यू इज K 110 90 अपॉन आर स्क्वायर, एंड वो पहले कितना था? K 100 अपॉन आर स्क्वायर। मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स देख रहे हो, मैंने K वे कुछ वैल्यू नहीं पुट किया, रेशियो वाला क्वेश्चन तो सब आउट हो जाएगा। सो F न्यू, अच्छा F तो 100 था एक्चुअली, F वॉज 100 ना पहले, या ये 100 था, ये 100 है। सो F न्यू अपॉन 100, अभी पहले उधर सॉल्व हो जाने दो। F न्यू अपॉन 100 इज कमिंग आउट टू बी, ऊपर 110 इंटू 90, नीचे 100 इंटू 100। क्या एक 100 ने दूसरे 100 को मार दिया? कौन सा? इस 100 ने इसको मार दिया। अच्छा, इस 0 ने इस 0 को मार दिया, इसने इसको मार दिया, तो फोर्स न्यू कितना आ गया? न्यू फोर्स केम आउट टू बी 99 न्यूटन, which is my option number A। आ गया। चलिए, अगर आपको कुछ देखना है तो वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हो। एक जेई मेंस 2021 का क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए, जेई मेंस सुन के डरना मत, बिल्कुल सिंपल टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं। आपको तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स डेवलप करना है, आप वीडियो को खुद अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पीयर्स, आइडेंटिकल मतलब मैंने क्या बोला था? शेप एंड साइज सेम, मतलब रेडियस सेम, विद नेग्लिजिबल वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, हैव चार्जेस
2.1 नैनो कूलम एंड माइनस 0.1 नैनो कूलम। सो दो आइडेंटिकल स्पीयर्स थे मेरे पास। क्या थे दो आइडेंटिकल स्पीयर्स? ए एंड बी। ए का चार्ज कितना था? 2.1 नैनो कूलम, बी का माइनस 0.1 नैनो कूलम। वॉल्यूम बहुत निग्लिजिबल था। चलिए, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, इनको कॉन्टैक्ट में लेके आए। जैसे ही इनको कॉन्टैक्ट में लेके आए तो क्या हो जाएगा? ए एंड बी, सर ये देखो फील करके कर रहे, ए एंड बी जब कॉन्टैक्ट में आए तो कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? नेट चार्ज निकाल लेते हैं। अब तो आपको पता होगा ना कि जब इनको कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे तो क्या, क्योंकि आइडेंटिकल है, तो नेट चार्ज निकाल लो पहले। नेट चार्ज 2.1 प्लस माइनस 0.1, सो नेट चार्ज तो 2 नैनो कूलम आया। सो अब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ए एंड बी का चार्जेस कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ नेट बाई 2। क्यों नेट बाई 2? इसका भी 1 नैनो कूलम, इसका भी 1 नैनो कूलम। एंड बोल दिया क्वेश्चन में, मतलब ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 0.5 मीटर। इसके बाद इनके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज 0.5 मीटर। एक्चुअली ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मुझे मार्क करना चाहिए 0.5 मीटर। एनी डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? स्पीयर्स आइडेंटिकल थे, इसलिए एक बार लिख देता हूँ कंसेप्ट। स्पीयर्स आर आइडेंटिकल, स्पीयर्स आर आइडेंटिकल, देयरफॉर आफ्टर टचिंग, यही हम करते आ रहे हैं, आफ्टर टचिंग चार्ज ऑन ईच स्पीयर इज नेट चार्ज बाई नंबर ऑफ स्पीयर्स। कितने स्पीयर्स है? 2, सो नेट चार्ज बाई 2। ऑलराइट, अब क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द स्पीयर इज डैश इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम। भैया क्या मजाक कर रहे हो? जेई मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा था क्या? बिल्कुल। देखिए, अगर नीट एस्पिरेंट्स एंड बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को नहीं पता तो जेई मेंस में ना अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने वाले, मतलब न्यूमेरिकल टाइप। भैया न्यूमेरिकल टाइप मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिसका आंसर आपको टाइप करना है, उधर कीबोर्ड से आपको इसका आंसर सॉल्व करके टाइप करना था। तो भैया 10 की पावर माइनस 9 कैसे टाइप करेंगे? 10 की पावर माइनस 9 टाइप नहीं करना था, उसने क्वेश्चन ही ऐसा दिया था। जो फोर्स आएगा वो समथिंग इंटू 10 की पावर माइनस 9 आएगा। समथिंग इंटू 10 की पावर माइनस, ये समथिंग क्या है वही निकालना है, कुछ ऑप्शंस नहीं गिवन था। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में कोई ऑप्शन नहीं गिवन होता है, आपको कीबोर्ड से टाइप करना पड़ता है। एनीवेज, हम तो सॉल्व करते हैं। चलिए, अच्छा ये दोनों नैनो कूलम में है एंड ये एसआई यूनिट में है, तो इनको भी एसआई यूनिट में। नैनो मतलब 10 की पावर माइनस 9, 10 की पावर माइनस 9। अब इनके बीच का फोर्स निकालते हैं। एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2, वैल्यू पुट करते हैं। के का वैल्यू कितना है? 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 Q2 10 की पावर माइनस 9 इंटू 10 की पावर माइनस 9 अपॉन आर स्क्वायर। आर मतलब 0.5 मीटर, 0.5 मतलब 5/10 मीटर, मतलब 1/2। सो दिस इज 1/2 इंटू 1/2। अब 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4 एंड 1/4 ऊपर चला जाएगा तो 4। सो दिस कम्स आउट टू बी, देखिए एक 10 की पावर 9 ने 10 की पावर माइनस 9 को उड़ा दिया। सो ऊपर आ रहा है 36 इंटू 10 की पावर माइनस 9 न्यूटन। दिस इज द आंसर। जेई मेंस में क्या पूछा था? जेई मेंस में उसने बोल दिया था भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डैश इंटू 10 की पावर माइनस 9 आएगा। सो वो डैश क्या है? डैश 36 है। सो अकॉर्डिंग टू जेई मेंस द आंसर इज 36। एंड अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आंसर इज ये। बस सॉल्व करके ये दिखा देना। हो गया इतना? समझ में आ गया? Let's look at the next question. 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at certain distance apart. Force between them is F. चलिए देखते क्या होगा। एक चार्ज है प्लस Q, एक चार्ज है माइनस Q respectively are placed at certain distance apart. एंड फिर इनके बीच का जो फोर्स है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F. सो F का वैल्यू क्या है? F इज K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इतना तो समझ में आ गया। इफ 25% ऑफ द चार्ज, नीट 2019 में पूछा है, इफ 25% ऑफ चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर्ड टू B, यहाँ लोगों ने गलती कर दी। गलती नहीं होना चाहिए। A का 25% चार्ज B को ट्रांसफर कर दिया, देन न्यू फोर्स बिकम्स। तो भैया आपने तो बोला था कि परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए? 100 मानना चाहिए, बट उसने तो ऑलरेडी प्लस Q एंड माइनस Q दे दिया। अब इसको प्लस 100 और माइनस 100 करके करोगे
तो भी आपका आंसर आ जाएगा एंड और इजी वे में आएगा। पहले नीट में जैसे दिया वैसे ही करते। अच्छा, अगर ये ए है ये बी है, सो ए से 25% ट्रांसफ़र कर दिया गया, सो ए का चार्ज कितना है निकाल ही लेते। चार्ज ऑन ए, अच्छा आफ्टर ट्रांसफ़र, ये सारे चीज़ें कर रहे हैं आफ्टर ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र होने के बाद, आफ्टर ट्रांसफ़र कैसा ट्रांसफ़र हुआ, 25% ऑफ चार्ज ऑफ ए हमें बी को दे दिया। सो चार्ज ऑन ए कितना होगा आफ्टर ट्रांसफ़र, पहले क्यू था, क्यू से हमने 25% ऑफ क्यू हटा दिया, सो ये कितना होगा क्यू माइनस 25 क्यू बाई 100, बेसिक मैथ आता है तो। सो क्यू माइनस क्यू बाई 4 इज 3 क्यू बाई 4 एंड चार्ज ऑन बी, नाउ बी केयरफुल, चार्ज ऑन बी, पहले से चार्ज ऑन बी कितना था, माइनस क्यू था, उस माइनस को मत हटाना, पहले से माइनस क्यू था, अब 25% उस पर ऐड होगा, 25% ऑफ क्यू ऐड होगा। ट्रांसफर का तो ये तो मतलब है ना, इनिशियली ए का चार्ज क्यू था, इससे 25% हटा दो, इनिशियली बी का चार्ज माइनस क्यू था, इसमें 25% ऐड कर दो, सो ये कितना होगा माइनस क्यू प्लस 25 क्यू बाई 100, मतलब क्यू बाई 4 माइनस क्यू माइनस ऐसा आ रहा है, कितना आ रहा है, चार्ज ऑन बी इज कमिंग आउट टू बी माइनस क्यू प्लस क्यू बाई 4, एलसीएम वगैरह ले तो माइनस 4 क्यू प्लस क्यू माइनस 3 क्यू बाई 4। सो दोनों चार्जेस अब फाइनली कितने हो गए, एक चार्ज है ए का चार्ज कितना है 3 क्यू बाई 4, बी का चार्ज कितना है माइनस 3 क्यू बाई 4, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है आर एंड न्यू फोर्स हमें निकालना है। सो निकाल लीजिए न्यू फोर्स, न्यू फोर्स इज के Q1 3 क्यू बाई 4, Q2 3 क्यू बाई 4 अपॉन आर स्क्वायर। बस अब ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, डिवाइड करना है, ऐसे क्वेश्चन ही हम करते हुए आ रहे हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या ऊपर 9 के क्यू, नीचे 4 4 16 आर स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं, 2 बाई 1 करते हैं, 2 अपॉन 1 कितना आ जाएगा, एफ न्यू अपॉन एफ इज कितना है ये 9 के क्यू स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर आएगा अपॉन 16 आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई हाउ मच, के क्यू स्क्वायर अपॉन 16 आर स्क्वायर, मतलब के क्यू स्क्वायर तो इधर आ जाएगा एंड ऊपर कितना आ जाएगा आर स्क्वायर, डिवाइड कर लेना अच्छे से, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, के क्यू स्क्वायर ने के क्यू स्क्वायर को मार दिया, 9 अपॉन 16 आ रहा है। सो एफ न्यू इज 9f by 16, which is my option number D। अब भैया आपका जो मेथड है क्या वो भी वर्क करेगा, चलिए देखते हैं एक बार क्वेश्चन में। आपने तो बोला था 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी प्लस क्यू माइनस क्यू प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस, 25% ऑफ ए ट्रांसफर टू बी। आपने एक टिप दिया था अभी, आपने एक टिप दिया था कहाँ पे, इन क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज ऑलवेज अज्यूम द इनिशियल क्वांटिटी एज 100, बट नीट वाले ने तो इनिशियल प्लस क्यू एंड माइनस क्यू दे दिया। आप प्लस क्यू की जगह 100 सोच लो एंड माइनस क्यू की जगह माइनस 100 सोच लो। अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाएगा, देखना कैलकुलेशन कितना सिंपल हो जाएगा। सेम क्वेश्चन करते हैं एंड मानते हैं कि इनिशियली मेरे पास प्लस 100 था एंड माइनस 100 कूलम था, प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस, तो तब फोर्स कितना था, के 100 अपॉन आर स्क्वायर। एनी डाउट, इक्वेशन 1। अब 25% यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, मतलब इसका 25% माइनस हुआ तो बचा कितना 75 एंड इसमें 25% ऐड हुआ, ठीक है। इस वाले 100 से 25% सब्ट्रैक्ट किया एंड इसमें 25 ऐड किया तो ये हुआ कितना -75। -100 में अगर 25 ऐड करेंगे तो कितना होगा -70। देखो जो हम इतना कैलकुलेशन हमने किया, चार्ज ऑन ए, चार्ज ऑन बी, ये कैलकुलेशन बन गया, ओरली हो गया 25 एंड इनके बीच का डिस्टेंस भी कितना r। सो एफ न्यू कितना, एफ न्यू इज के 75 अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या करो, ये इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, सो एफ न्यू अपॉन एफ इज के 100 आर स्क्वायर एंड ये के 75
आर स्क्वायर। क्या आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया? क्या के ने के को मार दिया? अब 5 से कटेंगे या 25 से काट दो। 25 3 टाइम्स, 25 4 टाइम्स, 25 3 टाइम्स, 25 4 टाइम्स। सो it is coming out to be, f new is coming out to be, f new is coming out to be, did I do any mistake? Yes, I have done some mistake. देखो f new was, मैंने ऊपर 100 पुट कर दिया। f new का वैल्यू कितना था? f new का वैल्यू था k 75 k 75 अपॉन आर स्क्वायर, एंड ये था k 100 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, के ने के को मार दिया। 25 3, 25 4, 25 3, 25 4। सो एफ न्यू इज वेरी इजीली कमिंग आउट टू बी 9f अपॉन 16, विच इज माई ऑप्शन नंबर डी। एक पेज में हो गया एंड थोड़ा सा इजी वे में हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A charge q is divided between two spheres. ओके, दो स्पीयर्स को चार्ज q डिवाइड करके दिया। ऐसा नहीं है क्यू क्यू दे दिया, डिवाइड करके दिया। प्रूव दैट, अच्छा कुछ प्रूव करने बोल रहा है। द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ईच स्पीयर मस्ट बी q by 2 सच दैट फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। एक चार्ज q था, दो स्पीयर्स को दिया गया, एक स्पीयर ये है, एक स्पीयर ये है। चार्ज q को हमने दो स्पीयर्स में बांटा। कैसे बांटते? अगर इस स्पीयर को चार्ज मिला x, तो इस स्पीयर को चार्ज कितना मिला? q माइनस एक्स। ऐसे ही बांटेंगे ना, सच दैट दोनों का सम करेंगे तो q। अब द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ईच स्पीयर मस्ट बी q by 2। आपको प्रूव करना है कि जब चार्ज q को बांटेंगे ना, इसको भी q by 2, इसको भी q by 2, सच दैट इनके बीच का फोर्स मैक्सिमम है। अब इनके बीच का फोर्स लिखते हैं, एक बार देखते हैं फोर्स लिख के। फोर्स कितना है? F is K Q, that is X। सिचुएशन समझ में आया ना? सो द सिचुएशन इज दिस, दो स्पीयर्स जो है ना, दो स्पीयर्स में चार्ज कितना होगा? जो स्पीयर्स जिनके बीच का डिस्टेंस आर है, एक चार्ज कैपिटल Q को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। लेट वन पार्ट बी x, ये तो हमने लेट किया। सो दूसरा पार्ट कितना होगा? Q माइनस एक्स। सो दिस पार्ट इज x एंड दिस पार्ट इज Q माइनस एक्स। अब एक चीज मैं जानना चाहता हूं, कैपिटल Q एंड X, इसमें कौन सा वेरिएबल है? कैपिटल Q तो कांस्टेंट है, कैपिटल Q कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा ना कि किसको बांटना है। मान लेते बोल रहे कि 5 कूलम को बांटना है। अब जब 5 कूलम को बांटना है दो पार्ट्स में, ऐसे भी बांट सकते हो, सुनो ना, 5 कूलम को ऐसे भी तो बांट सकते हो 2 3, या ऐसे भी बांट सकते हो 1 4, या ऐसे भी बांट सकते हो 3 2। सो वो कौन डिसाइड करेगा कि एक पार्ट कितना होगा? x डिसाइड करेगा, x वेरिएबल है। मान लेते हैं कि आपको 5 कूलम को बांटना था, तो मान लेते हैं x का वैल्यू कितना है? 1 कूलम है। अगर x 1 कूलम है तो रिमेनिंग कितना? q माइनस एक्स 4 कूलम। आर यू गेटिंग इट? अगर x 2 कूलम है तो ये टोटल कितना? 3 कूलम। सो x इज माई वेरिएबल। इतना समझ में आया? x इज माई वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल में क्यों आ गए भैया? अचानक से दिखा रहा हूँ अभी। सो फोर्स लिखेंगे इनके बीच का। फोर्स इज k q1 x q2 q माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर। अब वही बात, आज हमें अगर फोर्स मैक्सिमम चाहिए तो ऊपर वाले क्वांटिटीज मैक्सिमम होने पड़ेंगे। अब मिनिमम वाला जो क्वेश्चन किया था, मिनिमम फोर्स, उसमें तो दोनों चार्जेस अननोन चार्जेस थे, इसलिए ई पुट कर दिया था। आज तो मैक्सिमम निकालना है। एंड ऐसा है क्या भैया कि दुनिया में सबसे मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज कुछ हो सकता है क्या? नहीं, तो वैसे तो नहीं सोच सकते। तो मैक्सिमा के लिए क्या सोचना है? मैक्सिमा के लिए हमें क्या सोचना चाहिए कि ये जो अगर फोर्स को मैक्सिमम होना है ना, तो ये न्यूमरेटर को मैक्सिमम होना पड़ेगा। डिस्टेंस तो फिक्स्ड है, ये तो कांस्टेंट है। सिर्फ इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? x। अगर ऊपर का एक्सप्रेशन को हम ऐसे थोड़ा सा अच्छे से लिखे, इस k q x मल्टीप्लाई करके, के एक्स को क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई, के एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। सो हमें क्या करना चाहिए? फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम, फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम, अगर फोर्स हमें मैक्सिमम चाहिए, सो डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मस्ट बी 0। एक्चुअली अगर डी एफ बाई डी एक्स आप 0 पुट करोगे तो मैक्सिमम मिनिमा दोनों आ सकता है। उसके बाद डी एफ टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर लेस देन 0 आया तभी आप मैक्सिमा कंफर्म कर सकते हैं। भैया ये क्या बोल रहे हो, हमने ज़िंदगी में नहीं सुना, हम तो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं। अगर आपने नहीं सुना तो ये सुन लो, आप एक बार डिफ्रेंशिएट तो कर सकते हो डी एफ को एक्स के टर्म्स में। चलिए करते हैं, एफ को अगर एक्स के टर्म्स में करें तो क्या आएगा। सो हम डी एफ एक बार फॉर्मूला लिख देते, एफ क्या था, के एक्स क्यू माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डी एफ अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट क्यों किया, क्योंकि वही वेरिएबल है। के तो कांस्टेंट, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट, अंदर ही अंदर क्या बच रहा है, सिर्फ अंदर ही अंदर सिर्फ बच रहा है। मतलब किसको डिफ्रेंशिएट करना है, कौन से पार्ट को, डी बाई डी एक्स सिर्फ कितने पार्ट में करना है, इतने पार्ट में, क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब मैंने इस एक्स को क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया क्यू एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर। सो डी एफ अपॉन डी एक्स, के बाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट तो बाहर, अगर क्यू एक्स को डिफ्रेंशिएट करें, क्यू तो कांस्टेंट, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 2x। अब मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए डी एफ अपॉन डी एक्स को 0 होना पड़ेगा। दैट इम्प्लाइज के अपॉन आर स्क्वायर क्यू माइनस 2x को 0 होना पड़ेगा। अब ये वाला पार्ट तो 0 नहीं हो सकता, ये तो के अपॉन आर स्क्वायर है। सो इस वाले पार्ट को 0 होना पड़ेगा, क्यू माइनस 2x 0 होना पड़ेगा। मतलब q को 2x के इक्वल होना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब x शुड बी q बाई 2। अगर x q बाई 2 है तो चार्जेस को हमने कैसे डिवाइड किए थे, चार्जेस को तो हमने डिवाइड किए थे एज x एंड q माइनस एक्स। एक्स का वैल्यू सॉल्व होकर कितना आ गया, q बाई 2। सो q माइनस एक्स भी कितना हो गया, q माइनस q बाई 2, दैट इज q बाई 2 एंड हेंस प्रूव्ड। भैया समझ नहीं आया, देखो एक पार्ट हमने नहीं किया इस क्वेश्चन का। अगर इसी को, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये जो एक्सप्रेशन को अगर आप फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट अगेन, तो डी एफ बाई डी एक्स का जो वैल्यू है, सॉरी डी एफ डी टू एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है, उसका वैल्यू लेस देन 0 ही आएगा। दैट कन्फर्म्स और मैक्सिमा। भैया आपको तो मैक्सिमम फोर्स निकालना था, आपने बस डी एफ बाई डी एक्स को 0 पुट किया। जब डी एफ बाई डी एक्स को 0 पुट करेंगे ना तो मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। एक बार अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट रिवाइज करा दूं, अगर डी एफ मतलब एक्चुअली वाई का फंक्शन होता है, अगर वाई किसी एक्स का फंक्शन है, सो अगर डी वाई बाई डी एक्स 0 है, सो द सिचुएशन कैन बी मैक्सिमा एज वेल एज मिनिमा। बट इसके बाद अगर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 है तो कन्फर्म मैक्सिमा है, एंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो कन्फर्म मिनिमा है। इज दिस क्लियर? ये बेसिक मैथ्स का कंसेप्ट है जो आई होप आपके इंस्टीट्यूट वगैरह में बेसिक मैथ्स में आपको समझाया गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो ये क्वेश्चन को छोड़ सकते हो एंड आपके मैथ्स के टीचर से थोड़ा सा हेल्प ले सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, आप लोग एक बार पॉज करके खुद ट्राई कर लीजिए। ओके, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड कैरिंग अ चार्ज माइनस q1। अच्छा, पार्टिकल का मास m है, चार्ज माइनस q1 कैरी कर रहा है, इज मूविंग अराउंड अ चार्ज प्लस q2 xn। पार्टिकल का मास कितना था, m था, चार्ज माइनस q1 था, इज मूविंग अराउंड अ चार्ज, मतलब ये उसके अराउंड घूम रहा है। मतलब घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन है, तो कुछ सेंटर है, सेंटर में चार्ज कितना है, प्लस q2, क्योंकि माइनस q1 उसके अराउंड घूम रहा है। अच्छा, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इसका रेडियस है r। सो r डिस्टेंस में एक और चार्ज पार्टिकल होगा जिसका मास तो m है, चार्ज माइनस q1 है, एंड ये माइनस q1 q2 के अबाउट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अच्छा, ये है मेरा सिचुएशन। प्रूव दैट टाइम पीरियड, जो घूमने का टाइम पीरियड है, आई थिंक टाइम जितना लगेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम लेके टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेंगे सर्कुलर मोशन में, 2 पाई आर अपॉन स्पीड कितना है v, यही लगेगा। टाइम पीरियड को प्रूव करने बोला, इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ। भैया क्या ये क्वेश्चन को हमें छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं।
एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होगा। सो हमें पता है टाइम पीरियड निकालना, जो निकालना है उसके ऊपर फोकस करते हैं। टाइम पीरियड इज 2 पाई आर अपॉन वी। टाइम पीरियड इज 2 पाई आर अपॉन वी। वी कैसे निकाले? 2 पाई आर क्वेश्चन में है, जो प्रूव करना है हमें। अच्छा, इसमें स्मॉल आर गिवन है, रेडियस इज कैपिटल आर, इसको कैपिटल आर कर दो ऑप्शन में। ओके, सो जो प्रूव करना है उसमें मास m है, बट इस वाले फॉर्मूले में मास नहीं है। चलो, v नहीं है इस फॉर्मूले में, बट हम जो टाइम पीरियड निकाल रहे हैं उसमें v है। कैसे भी करके v को एलिमिनेट करेंगे। कैसे कर सकते हैं? एक बात अगर मैं पूछूं, ये जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स चाहिए। उस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आपको याद नहीं है, क्लास 11 से याद दिला दो। किसी भी सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स नेचर का कोई ना कोई फंडामेंटल फोर्स ही प्रोवाइड करता है। मतलब अगर मैं पूछूं कि इनके बीच में प्लस Q2 एंड माइनस Q1 के बीच में कौन सा फोर्स है, आप बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डायरेक्शन क्या है? आप बोलोगे प्लस Q2 माइनस Q1 को अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स F। क्या ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है? हाँ, मतलब यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। मतलब इन दिस क्वेश्चन सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस इज द कैच इन द क्वेश्चन। अगर इसको हम यूज करें, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज mv² बाय रेडियस। अगर आपको नहीं पता तो पता होना चाहिए, मेरे से सीख लो। K Q1 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। क्या एक आर ने आर को मार दिया? क्या निकालेंगे? V, क्योंकि टाइम पीरियड के लिए V चाहिए ना। सो V स्क्वायर कम्स आउट टू बी K Q1 Q2 अपॉन एम आर। अच्छा, एक काम करते हैं ना, हमें टाइम पीरियड चाहिए ना, एंड V स्क्वायर है, तो V निकालेंगे तो एक रूट पुट करना पड़ेगा कैलकुलेशन में। फिर से कैसा लगेगा? मतलब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, आई हैव ऑब्टेन्ड V स्क्वायर। अब मुझे तो इधर V चाहिए, बट इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। टी स्क्वायर को 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई V स्क्वायर कर देते हैं, सो दैट हम V स्क्वायर को इजीली पुट कर सकें। बाद में फिर रूट ले लेंगे, वो ईजी होगा। 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर V स्क्वायर K Q1 Q2 एंड ऊपर जाएगा तो MR। अब क्या करें? देखिए 4 पाई स्क्वायर तो है, आर स्क्वायर इंटू आर कुछ आ रहा है। टी स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब अपॉन K Q1 Q2। अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन में एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट से हमें ये पता चल रहा है नीचे K नहीं है। देखिए हमारे में नीचे K आ रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि K का वैल्यू उसने कितना पुट किया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट किया। क्वाइट लॉजिकल। अगर K का वैल्यू, मन की आंखों में सोचो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे तो ये 4 ऊपर जाके 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। एक टैब ऐड कर लेते हैं। सो ऊपर कितना आ जाएगा? एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स्ट्रा आ जाएगा। बाकी रिमेनिंग क्या है? बाकी रिमेनिंग तो 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब इज ऑलरेडी ऊपर, एंड नीचे Q1 Q2। नाउ दिस कम्स आउट टू बी 4 इंटू 4 16। और देखते क्या है? 16 पाई क्यूब। पाई क्यूब कैसे? देखिए पाई स्क्वायर इंटू परफेक्ट, पाई स्क्वायर इंटू पाई क्यूब। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट इज ऑल्सो प्रेजेंट, एम आर क्यूब अपॉन Q1 Q2। बट दिस इज द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर चल रहा था, टी स्क्वायर निकाल रहे थे। अगर टी निकालना है तो रूट ले लो, एंड दिस इज माई आंसर। समझ में आया ना? टी स्क्वायर का वैल्यू अगर वो है तो टी का वैल्यू जस्ट एक रूट डालना पड़ेगा, एंड हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में प्रेजेंट है, एंड स्टूडेंट्स को ये वाला जो कैच है इस क्वेश्चन का, टाइम पीरियड, तो वो सोचते हैं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो इतना सिंपल, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन कैसे आ गया? सो सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दिस case. So I hope this is clear. Let's look at question number 12. Two identical spheres, again identical spheres, having charges of opposite sign. So दो identical spheres जो है ना, उनके पास जो charges है उनका साइन ऑपोजिट है।
साइन ऑपोजिट है तो क्या क्यू एन माइनस क्यू है? नहीं भैया, क्यू नहीं, क्यू एन माइनस क्यू का साइन तो ऑपोजिट है, बट उनका मैग्नीट्यूड सेम है, ऐसा तो कहीं बोला नहीं है ना भैया। आइडेंटिकल चार्ज होंगे तो सेम चार्जेस ही तो होंगे, नहीं। अगर स्पीयर्स आइडेंटिकल है तो टच करने के बाद जो नेट चार्ज होगा, दैट इज टच करने के बाद जो इंडिविजुअल चार्जेस ऑन द स्पीयर्स होंगे, दैट इज नेट चार्ज बाय 2। ऐसा नहीं है कि आइडेंटिकल मतलब दोनों के पास क्यू क्यू। यही तो क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको समझा रहा है। टू आइडेंटिकल स्पीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ ऑपोजिट साइन, साइन ऑपोजिट है तो एक को Q1 एंड दूसरे को Q2 आपको मानना चाहिए, माइनस Q2, अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स 0.108 न्यूटन व्हेन सेपरेटेड बाय 0.5 मीटर। थोड़ा सा फील करते हैं। सो आइडेंटिकल स्पीयर्स ले लेते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 0.5 मीटर, एंड फोर्स कितना है 0.108 न्यूटन। चार्जेस कितने होंगे इनके ऊपर, एक का चार्ज Q1, दूसरे का चार्ज माइनस Q2। एम आई क्लियर? सो इनके बीच का फोर्स लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो F इज इक्वल टू K मतलब 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2। सो दिस इज Q1 Q2। फोर्स का वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन ही है, कितना है 0.108 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर मतलब हाफ इंटू हाफ। ओके, अब क्या करें, यहाँ से Q1 Q2 इज कमिंग आउट टू बी, उधर जाएगा तो 0.108 हाफ इंटू हाफ मल्टीप्लाई होगा उधर, मतलब नीचे तो 9 इंटू 10⁹ आ रहा है एंड हाफ इंटू हाफ, मतलब ऊपर 1 एंड नीचे 2 अगर कैलकुलेट अच्छे से करो तो, ठीक है। अब अगर 0.108 का एक पॉइंट हटा है, सो क्या नीचे 1000 आ रहा है, मतलब 10⁻³ आ रहा है, हाँ। अब 9 से अगर काटे सो 9 1 टाइम्स 9, 9 2 टाइम्स 18, ठीक है, 12 आ गया, 2 6 2 3, तो ऊपर तो 3 आ गया एंड नीचे क्या है 10⁻12 है, ऊपर चला जाएगा तो 10⁻−12। सो आई थिंक Q1 इंटू Q2 आ गया 3 इंटू 10⁻−12। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। Q1 Q2 का वैल्यू आ गया। क्या करेंगे इससे पता नहीं, देखते आगे। द स्पीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर। ये जो आइडेंटिकल स्पीयर्स थे इनको कनेक्ट कर दिया गया बाय अ कंडक्टिंग वायर। इधर से कॉपी कर लेते, कॉपी, इनको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया गया, इन स्पीयर्स को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया गया। इसके बाद क्या होगा, चार्जेस का फ्लो होगा जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं है। एंड मैंने क्या बोला था, अगर आइडेंटिकल स्पीयर्स है सो नेट चार्ज कितना है इनका, नेट चार्जेस Q1 माइनस Q2 बाई 2, एक्चुअली Q1 प्लस ऑफ माइनस Q2 बाई 2, सॉरी नेट चार्ज तो इतना ही, सॉरी नेट चार्ज इज हाउ मच, नेट चार्जेस स्टेप बाय स्टेप करते हैं, Q1 प्लस माइनस Q2, दैट मीन्स Q1 माइनस Q2। सो अगर कनेक्टिंग वायर को हटा दिया गया, द स्पीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर which is then removed and thereafter they repel each other with a force 0.036 Newton, ठीक है। What were the initial charges on the sphere? Okay, so उनके बीच का डिस्टेंस सेम रखा गया। अब चार्जेस कितना आ जाएगा, चार्जेस आ जाएगा टोटल का आधा, Q1 माइनस Q2 बाई 2, एंड ये भी कितना Q1 माइनस Q2 बाई 2। इनके बीच का डिस्टेंस अभी भी 0.5 मीटर, एंड अब इनके बीच का फोर्स कितना हो गया 0.036 न्यूटन। आई थिंक आई गॉट द क्वेश्चन राइट। फिर से एक बार समझा रहा हूँ, दो चार्जेस थे, स्पीयर्स थे, एक का चार्ज Q1 दूसरे का चार्ज माइनस Q2, उनके बीच का डिस्टेंस 0.5 मीटर एंड उनके बीच का फोर्स इज 0.108 न्यूटन। ऑन सॉल्विंग Q1 Q2 comes out to be 3 into 10⁻−12. Now they are connected with a metal wire, conducting wire, whatever you call it,
But since they are identical spheres, what is the net charge? Q1 minus Q2. So what are the charge on the individual spheres? Q1 minus Q2 by 2. Now the force is this at the same distance. Let's see what can we do. You need to find the initial charges. You need to find the value of Q1 and Q2. So F is K Q1 Q2 by R square. So what is F? F is 0.036 Q1 Q2. Q1 मतलब अगर फॉर्मूला लिख दे पहले, वरना कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. सेकेंड सिचुएशन के लिए अप्लाई करें. 0.036 है फोर्स, 9 × 10⁹ K का वैल्यू. Q1 इज दिस नाउ, फर्स्ट चार्ज Q1 माइनस Q2 बाई 2. सेकेंड चार्ज Q1 माइनस Q2 बाई 2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू हाफ. यहाँ से क्या क्या आ रहा है, थोड़ा सा ईमानदारी से ट्रांसफर करें. देखिए, क्या इस हाफ ने इस 2 ने इस 2 को मार दिया, इस 2 ने इस 2 को मार दिया, isn't it? Okay, so 9 × 10⁹ उधर चला गया. So this comes out to be Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर आ गया एक साइड में. इधर तो बस Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर. 9 × 10⁹ नीचे चला गया, मतलब दिस इज 0.036 अपॉन 9 × 10⁹. अगर इसका पॉइंट काटे सो 10 की पावर 3 नीचे, 9 4 टाइम्स. ओके, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर 4 × 10 की पावर -12. सो अगर सिर्फ Q1 माइनस Q2 निकाले, दैट इज 2 × 10 की पावर -6 कूलम. अब हमें Q1 एंड Q2 निकालना है. अब जो ये क्वेश्चन हो गया, दिस इज बेसिक मैथ्स एंड नथिंग एल्स. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2. अब जो एक बेसिक मैथ्स का आपको मैं ट्रिक सिखाऊंगा अलजेब्रा का, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है. अगर आपको कभी भी, आपको क्या है, Q1 माइनस Q2 गिवन है एंड Q1 Q2 गिवन है. Q1 Q2 इज 3 × 10 की पावर -12, 3 × 10 की पावर -12. इक्वेशन नंबर 1. इन मैथ्स कभी भी आपको a माइनस बी गिवन है, लेट्स से a माइनस बी 6 गिवन है एंड a भी गिवन है 5. फाइंड a एंड b. बचपन में करते थे, तो आप बोलोगे यहाँ पे b का वैल्यू निकाल लो, b इज इक्वल टू 5/a. यहाँ पे पुट कर दो a माइनस 5/a इज इक्वल टू 6. सो देखो, एक क्वाड्रेटिक आने की पॉसिबिलिटीज है एंड सॉल्व बहुत गंदा होगा. सो एक बात अच्छे से सुन लो, ये सेम चीज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी में वैलिड है, बाकी जगह पे वैलिड है. मतलब आपको a माइनस बी या a प्लस बी कुछ पता है, a भी पता है. इसको ऑपोजिट निकाल लो, पहले a प्लस बी निकाल लो. कैसे? अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ करोगे तो क्या आएगा? इट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर के टर्म्स में लिख लो. तो देखो, इससे टर्म्स कितने आ रहे हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. एंड इससे टर्म्स कितने आ रहे हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सो a स्क्वायर बी स्क्वायर ये सब तो कट गए. इधर प्लस 2ab है, इधर माइनस 2ab है. दोनों को इक्वल करने के लिए आपको इधर क्या करना पड़ेगा? प्लस 4ab करना पड़ेगा. ये एक फॉर्मूला भी है मैथ्स में. मतलब इतना कंफ्यूज ना करके आपको मैं डायरेक्टली अप्लाई करके दिखा दूँ. आज मेरे पास Q1 माइनस Q2 है एंड Q1 Q2 है. इंस्टेड ऑफ डूइंग एनीथिंग, जस्ट फाइंड Q1 प्लस Q2. हाउ टू डू दैट? यूज Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर. Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर मैथ्स में. अब माइनस 4Q1 Q2 या प्लस, वो कैसे डिसाइड करेंगे? दिस इज Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर. इधर एक प्लस 2Q1 Q2 का टर्म आएगा. मन की आंखों में सोचोगे तो हाईलाइटर से दिखाता हूँ. इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा? Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2. इसको एक्सपेंड करोगे तो Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2. अब इधर प्लस 2Q1 Q2 है, इधर माइनस 2Q1 Q2 है. इन दोनों को इक्वल करने के लिए इधर प्लस 4Q1 Q2 होना चाहिए, सच दैट माइनस 2Q1 Q2 प्लस 4Q1 Q2 गिव्स यू दिस. सो दिस शुड बी प्लस 4Q1 Q2. अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया, आप इस चीज़ को मैथ्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ करो. नाउ इससे ईजी आएगा एक्चुअली कैलकुलेशंस. नाउ लेट्स सी. सो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर सॉल्व हो रहा है. दैट इज Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर. वो तो अभी मेरे पास है. दैट इज 2 × 10 की पावर -6 का स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2, सॉरी प्लस 4Q1 Q2 का वैल्यू कितना है?
Q1 Q2 का वैल्यू इज, सो ऑन सॉल्विंग ये कितना आ रहा है, दिस इज 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12 प्लस 12 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर माइनस 12 कॉमन आएगा, 4 प्लस 12, सो दिस इज 16 इंटू 10 की पावर माइनस 12, दिस इज Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। सो सिर्फ Q1 प्लस Q2 कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। सो आज आपके पास Q1 Q2 आ गया, सॉरी Q1 प्लस Q2 आ गया कितना, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, एंड ऑलरेडी Q1 माइनस Q2 कितना था, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। देखो आज सॉल्व करना कितना इजी हो गया, इसको काटेंगे, सो 2Q1 इज कितना, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, मतलब Q1 इज 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, मतलब Q1 इज 3 माइक्रोकूलम। इफ Q1 is 3 microcoulomb, so I know that Q1 minus Q2 is 2 into 10 की पावर minus 6, actually मतलब Q1 minus Q2 is 2 microcoulomb, so Q1 is 3 minus 2 is 2 microcoulomb, so Q2 is 1 microcoulomb. I think things are right, ऐसा ही आया ना, yeah, perfect, so Q2 is 1 microcoulomb. So this is the answer to the question. I hope मैंने सब कुछ सही किया, ठीक है, that's it. Let's look at the next question. कुछ true and false questions है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वैरायटी है, इसमें सबका गलत होता है जनरली। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। तो आप बोलोगे अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये तो फॉल्स होगा, डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम है। बट टर्न्स आउट दैट इसका आंसर ट्रू है। भैया ये कैसा, आपने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर अपने कूलम्स लॉ के ऊपर जब आपने पीएचडी कराया था, आपने ये क्लियरली मेंशन किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। बट वो मैंने बोला था कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो सेकंड क्वेश्चन है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक बार फील कराओ, फील करते एक बार हो क्या रहा है, अच्छे से फील करना। एक लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर एक चार्ज है Q1, एक दूसरा चार्ज है Q2, उनके बीच का डिस्टेंस R है, एंड ये पूरा जो सिचुएशन चल रहा है ये वैक्यूम में चल रहा है। कहाँ पे, वैक्यूम में। सेम एक सिचुएशन किसी मीडियम में चल रहा है, जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER है। सेम चार्ज Q1 Q2 डिस्टेंस। अब अगर मैं 1 ने 2 को कितना फोर्स लगाया वो निकालूं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये कितना आएगा पता है, दिस विल कम आउट टू बी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। अगर मैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालूं, ये भी सेम आएगा। एम आई क्लियर भैया, ये तो सेम आना ही है क्योंकि ये वैक्यूम है, तो इधर आपने 1 यूज किया है। बट अगर इसमें मैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ने 2 के ऊपर कितना फोर्स लगा ये निकालूं, इसका वैल्यू भी कितना आएगा पता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। भैया आप गलत बता रहे हो, यहाँ पे तो मीडियम का आपने तो खुद ही बताया था ये तो एप्सिलॉन होता है, आपने तो खुद ही बताया था ये तो एप्सिलॉन होता है, एंड एप्सिलॉन का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R होता है, आपने याद कराया था। बट मैं ना नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पे इस मीडियम में, ये जो मीडियम है ना, मीडियम भी एक फोर्स लगाएगा, मीडियम भी इस Q2 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। आप अगर फोर्स ऑन 2, नेट फोर्स ऑन 2 निकालो तो वो सॉल्व होके आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R²। बट सिर्फ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालो, वो तो इधर एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। चीजों को फाइनल करना चाहूंगा, 1 ने 2 के ऊपर कितना फोर्स लगाया वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे मीडियम आ जाता है तो मीडियम भी एक अलग से फोर्स लगाने लगता है, इसलिए नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। हमने आज तक क्या किया था,
हमने आज तक एक चार्ज Q1 Q2 डिस्टेंस है R एंड अगर मीडियम है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER, तो हमने जस्ट लिख दिया था F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जो भी ये लिख रहा है, जो भी टीचर से लिख रहा है, ये F इज द नेट फोर्स, इज द नेट फोर्स, मतलब जो 1 ने 2 के ऊपर लगाया वो तो है ही, प्लस मीडियम का फोर्स भी है। समझ रहे हो? सो इसका मतलब ये नहीं है कि जब मीडियम आ जाता है तो 1 ने 2 के ऊपर जो फोर्स लगाया वो चेंज हो जाता है, वो तो सेम ही रहता है। मीडियम अलग से एक फोर्स लगाना स्टार्ट करता है। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। मतलब 2 1 को कितना प्यार करता है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ट्रू, बट टोटल प्यार, टोटल नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2 मतलब Q1 का भी है एंड मीडियम का भी है, क्या वो डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम? फॉल्स, वो तो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। एम आई क्लियर? फिर से एक बार कंक्लूड कर देता हूं आपके लिए अगर आपको डाउट है। ये Q1 ये Q2 एंड ये एक मीडियम में हमने रखा जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है। सो Q1 Q2 के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा सिर्फ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बट अगर नेट फोर्स निकाले, नेट फोर्स ऑन Q2 निकाले, वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R की जगह 6, क्योंकि एप्सिलॉन R का वैल्यू 6 है, तब आएगा। सो फोर्स on Q2 due to Q1 doesn't depend on medium electrostatic force, but electrostatic force, net electrostatic force on Q2 due to Q1 depends on medium. Am I clear? ये क्लियर है, इसलिए ये ट्रू ये फॉल्स। अब तीसरा क्वेश्चन, अ पॉइंट चार्ज Q1 exerts an electrical force on a second point charge Q2। अच्छा, कोई एक पॉइंट चार्ज है Q1 exerts a electrical force on a second point charge Q2। Q1 ने Q2 को कुछ फोर्स दिया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इफ अ थर्ड चार्ज Q3 इज बॉट नियर, मीडियम में हमने Q3 को लेके आए, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन 1, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ 1 ऑन 2, मतलब 1 ने 2 को कितना दिया वो चेंज होगा क्या? नहीं, 1 ने 2 को कितना दिया वो मीडियम के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, मीडियम के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता एंड थर्ड चार्ज के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। अगर थर्ड चार्ज आ गया तो टोटल फोर्स तो उसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा, टोटल चेंज हो गया, बट 1 2 को अभी भी उतना ही प्यार करता है। आपके एंड आपके मम्मी के बीच का प्यार, आपके एंड आपके मम्मी के बीच का प्यार मीडियम के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता एंड पापा के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, बट टोटल प्यार, टोटल फोर्स वो मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है एंड थर्ड चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है। एम आई क्लियर? सो इसने क्या बोला, इफ अ थर्ड चार्ज इज ब्रॉट नियर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1 चेंजेस, नहीं चेंजेस तो फॉल्स, डजंट चेंज। सो एक बार फाइनल करना चाहूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, ट्रू, दोनों के बीच का मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। 2 ने 1 के ऊपर कितना लगाया मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बट टोटल फोर्स ऑन Q1 मतलब एक तो 2 ने लगाया एक मीडियम ने लगाया, वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर डज नॉट डिपेंड लिखा है इसलिए फॉल्स मारा है। अगर Q1 Q2 को प्यार कर रहा है, Q3 आ गया, सो Q1 अभी भी उतना ही प्यार करेगा, Q3 बस टोटल प्यार को चेंज कर देगा। इज दिस क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 इज अ लॉजिकल क्वेश्चन। यहां से भी हम 2 लॉजिकल पॉइंट्स सीख पाएंगे। दीज आर लॉजिकल क्वेश्चंस, अच्छे से देखना। 2 आइडेंटिकल स्पीयर्स, फिर से आइडेंटिकल स्पीयर्स आर गिवन इक्वल चार्जेस इन वन केस, इक्वल चार्जेस इन वन केस एंड ऑपोजिट चार्जेस इन द अदर केस। एक बार इक्वल चार्ज दे दिया, एक बार ऑपोजिट चार्ज दे दिया। चलो, सो 2 आइडेंटिकल स्पीयर्स है,
दो आइडेंटिकल स्पीयर्स है, एक बार दोनों को क्यू क्यू दे दिया वर्सेस एक बार एक को क्यू एक को माइनस क्यू। मान लेते एक बार दोनों को पॉजिटिव दे दिया तो ये पॉजिटिव एंड एक बार एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव। इज दिस क्लियर? हैविंग फोर्स F1 एंड F2 रेस्पेक्टिवली, फिर से टू आइडेंटिकल स्पीयर्स, दो आइडेंटिकल स्पीयर्स थे, गिवन इक्वल चार्जेस इन वन केस, ऑपोजिट चार्जेस इन अनदर केस, हैविंग फोर्स F1 एंड F2 रेस्पेक्टिवली। मतलब पहले वाले केस में तो रिपल्शन होगा, कितना फोर्स है? F1 फोर्स। दूसरे वाले में तो अट्रैक्शन होगा, F2 फोर्स। चलो, डिस्टेंस बिटवीन द स्पीयर इज स्मॉल कंपेयर टू इट्स डायमीटर, देन कंपेयर। एक्चुअली डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, r डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ही r है। बट ये जो डिस्टेंस है वो काफी स्मॉल है कंपेयर टू द डायमीटर, मतलब उनका डायमीटर के कंपैरिजन में डिस्टेंस काफी स्मॉल है। ऑलराइट, मतलब इन दोनों को बहुत पास पास रखा गया है। देन कंपेयर, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? तो यहाँ पे दोनों चार्जेस Q1 QQ, तो यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं? यूजुअली स्टूडेंट्स सर F1 K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, सर F2 K Q स्क्वायर, वो माइनस Q तो पुट नहीं करेंगे, ये वैल्यू पुट कर R स्क्वायर। सो सर F1 इज इक्वल टू F2, इसमें क्या डाउट? बट ये गलत है। देखो बेटा, F1 इज इक्वल टू F2 तब होता अगर ये पॉइंट चार्जेस होते, बट क्या ये पॉइंट चार्जेस है या स्पीयर्स है? स्पीयर्स है, एंड स्पीयर्स बहुत पास पास रखे हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी छोटा है कंपेयर टू द डायमीटर। सो इन दैट केस क्या होगा? ये जो दो पॉजिटिवली चार्ज स्पीयर्स है ना, ये पॉजिटिव, इसके ये वाले पॉजिटिव लेयर, इसका एंड इसका ये वाला पॉजिटिव लेयर आपस में रिपेल होके दूर दूर चले जाएंगे। देखना इसका फाइनल सिचुएशन कैसा होगा, इसका फाइनल सिचुएशन कैसा होगा? इस दो पॉजिटिव लेयर्स आपस में रिपेल करके सारे पॉजिटिव लेयर्स दूर दूर सेटल डाउन हो जाएंगे, सारे पॉजिटिव लेयर्स दूर दूर सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ऑल्दो इन दोनों स्पीयर्स का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो सेम है, बट आज चार्जेस ही शिफ्ट हो गए। मतलब क्या आज चार्ज का सेंटर इधर है या थोड़ा शिफ्ट हो गया? इसका सेंटर इधर आ गया, इसका सेंटर थोड़ा इधर आ गया। सो जो इफेक्टिव डिस्टेंस है, सुनना, इफेक्टिव डिस्टेंस है वो तो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा हो गया। सर ये सेंटर कौन सा ड्रॉ कर रहे हो? ये चार्जेस का सेंटर है बेटा। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब आप पूरे चार्ज को सेंटर पे मान सकते हो, बट आज तो चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही नहीं है, इसलिए जो इफेक्टिव डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर वो इंक्रीज हो गया। इसमें इसका जो पॉजिटिव लेयर है ना, इसके नेगेटिव लेयर को आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें अरेंजमेंट कैसा होगा? मैग्नीफायर हटा देता हूँ। इसमें अरेंजमेंट कैसा होगा? ये स्पीयर था, ये स्पीयर था, सारे लेयर्स पास पास आ जाएंगे, ये पॉजिटिव लेयर्स सारे इधर सेटल कर जाएंगे, नेगेटिव लेयर्स सारे इधर सेटल कर जाएंगे। तो इसका जो सेंटर है, इसका चार्ज का सेंटर कुछ इधर आ जाएगा, एंड इसका चार्ज का सेंटर कुछ इधर आ जाएगा। मतलब ये जो इफेक्टिव डिस्टेंस है आर इफेक्टिव, ये कम हो जाएगा। अब बताओ फोर्सेस कंपेयर करो। हमें पता है कि भाई साहब फोर्स इज के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर तो दोनों के लिए सेम है, आर जिसका आर ज़्यादा है, जिसका इफेक्टिव डिस्टेंस ज़्यादा है, उसका फोर्स कम है। क्योंकि इसका इफेक्टिव डिस्टेंस ज़्यादा है तो F1 कम हो गया, इसका इफेक्टिव डिस्टेंस कम है तो इसका फोर्स ज़्यादा हो गया। इसका मतलब F1 इज लेस देन F2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज F0। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोला है बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, तो ऑब्वियस सी बात है पॉइंट चार्जेस एक तो Q होगा एक माइनस Q होगा, है ना? अट्रैक्शन बोला है ना, सो एक Q एक माइनस Q, इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है दैट इज F0। इज दिस क्लियर? When they are separated by a distance r,
इफ दे आर गिवन टू अ कंडक्टिंग स्पीयर ऑफ रेडियस आर, यही चार्जेस क्यू एन माइनस क्यू, अगर एक स्पीयर को दे दिया गया, पहली बात तो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज था क्यू, एक माइनस क्यू, इनके बीच का फोर्स इज एफ नॉट। अगर यही चार्जेस स्पीयर्स को दे दिया गया, एक स्पीयर को चार्ज क्यू दे दिया, एक स्पीयर को चार्ज माइनस क्यू दे दिया, एंड ठीक है, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन विल बी इफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज आर, एंड इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का जो सेंटर है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आर कर दिया, तो क्या होगा? आप फिर से पहले ऐसा सोच सकते हो कि सर एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, सर ये भी एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, सो ये भी एफ नॉट, तो ये भी एफ नॉट। नहीं, देखो 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 देखो, क्यू एंड माइनस क्यू आर डिस्टेंस में फोर्स एफ नॉट, सर ये भी तो क्यू एंड माइनस क्यू आर डिस्टेंस में एफ नॉट। नहीं, बट ये स्पीयर है ना, इसमें तो चार्जेस, ये तो सिर्फ पॉइंट चार्ज है, इसका फोर्स अगर एफ नॉट, तो क्या इसका फोर्स भी एफ नॉट? नहीं, ये पॉइंट चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस है। कैसे पता चला अनलाइक चार्जेस? बिकॉज अट्रैक्शन मेंशन्ड है। सो क्या होगा? थोड़ी देर बाद इसके सारे पॉजिटिव लेयर्स इधर आ जाएंगे, इसके नेगेटिव लेयर्स अट्रैक्शन की वजह से इधर आ जाएंगे, तो इसका सेंटर कुछ इधर आएगा, इसका सेंटर कुछ इधर आएगा, जो तो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा वो यही होगा। एंड इफेक्टिव डिस्टेंस पहले से कम हो गया या ज़्यादा हो गया? पहले तो ये था सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, आज सेंटर ही शिफ्ट हो गया, तो इफेक्टिव डिस्टेंस पहले से कम हो गया। एंड अगर डिस्टेंस कम हो गया तो फोर्स ज़्यादा हो गया, तो इनके बीच का जो फोर्स होगा ना, वो ऑब्वियसली बात तो ये है कि एफ नॉट से तो वो ज़्यादा ही होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमने 15 क्वेश्चंस ऑन कूलम्स लॉ बिल्कुल बेसिक से डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर डाउट। देखो बच्चों, एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप वीडियोस देख रहे हो ना, सो मैंने 15 क्वेश्चंस कराए, ऐसा हो सकता है कि 15 में आपको एक दो के सॉल्यूशंस उतने अच्छे से समझ नहीं आए होंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को फिर से रीवॉच करो, नीचे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछो। अल्टीमेट पर्पज़ ये दिखाना नहीं है कि मेरे को कितना आता है, मैं कितना अच्छा टीचर हूँ। अल्टीमेट पर्पज़ ये है कि आपको इस 15 क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के इसका जो सोल्यूशंस है आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, आपके दिल में बैठ जाना चाहिए, सो दैट ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड, नीट या जेई कहीं पे भी पूछा जाए, आपको इसका आंसर एकदम अच्छे से आना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स का सिर्फ लाइफ में एक ही पर्पज़ है कि आपके जो प्रेजेंट न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेंडेंसीज है उसको एलिवेट किया जाए। एंड अगर मेरे वीडियोस के थ्रू वो हो रहा है, देन मेरे वीडियोस अपने पर्पस सर्व कर रहे हैं। ठीक है, सो आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।